चमने सैयद निगरा है कि फिर उठे शायद, चमने सैयद निगरा है कि फिर उठे शायद, कोई दीवाना अलीगढ़ के बयाबानों से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इल्म सीखना फ़र्ज़ है। जी मुसलमान पे तो फ़र्ज़ है। बेशक। इंसान को इंसान बना देता है। इल्म एक ऐसी चीज़ है। जी हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे तो कोशिश ये किया कि जो मौजूदा वक्त के मुद्दे हैं जी उनको उठाया जाए, देश के जो सियासत है उनकी निगाहों में लाया जाए, दुनिया को बताया जाए कि जुल्म और ज़्यादतियाँ क्या हो रही हैं। जी एक नॉर्मल स्टूडेंट से, कंपटीशन लेवल का स्टूडेंट से एकदम से सीधे एक्टिविज़म में आ जाए और पॉलिटिक्स में आ जाए, तो मेरे पास चैलेंजेस नहीं था, बल्कि मुझे फिर मज़ा आने लगा। आपके किसी से विचार मिलते हो जी तो पार्टी पॉलिटिक्स करने में बड़ा मज़ा आता है। जी आदाब, मैं हूं जैद वारसी। न्यूज़ मंथन के इस पॉडकास्ट में आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति से निकलकर न कि छात्रों की आवाज़ बुलंद की, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर फैजुल हसन साहब, जो एक बेबाक और निडर आवाज़ के रूप में हमेशा जनता के बीच में उनके हित के लिए काम कर रहे हैं। आज हमसे बात करने के लिए डॉक्टर फैजुल हसन साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया जैद भाई आपका पॉडकास्ट के लिए, और चूँकि जो आप इशू लेकर के आए हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके उन सवालों का जवाब होना चाहिए, दिया जाना चाहिए जो इस वक्त अहम ज़रूरत है। मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल कर के आया हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि जो बच्चे एजुकेशन की तरफ माइल नहीं है उनको एजुकेशन सीखनी चाहिए, जी क्योंकि इल्म हासिल करना तो हर इंसान पे फ़र्ज़ है, और ख़ास करके मुसलमानों पे तो फ़र्ज़ है ही है। तो इसलिए चूँकि एक जो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इल्म सीखना फ़र्ज़ है। जी जी मुसलमान पे तो फ़र्ज़ है। बेशक। इंसान को इंसान बना देता है। इल्म एक ऐसी चीज़ है। जी बिल्कुल बेशक। ये वो है ऐसा कलम की जो नोक है वो तलवार की धार से और तलवार की नोक से ज़्यादा ताकतवर होती है। जी अगर जिसके पास इल्म है वो दुनिया बदल सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप बताइए कि अलीगढ़ का सफ़र आप कैसे शुरू किए और कहाँ से शुरू किए? देखिए, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से था मैं। बचपन में टाट पट्टी वाले स्कूल में पढ़ता था। जी माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो बहुत अच्छे स्कूल में नाम लिखा दें। उनका एक सपना, एक ख्वाब ऐसा था, वो दुआ ऐसा करते थे कि हमारे इस बच्चे के लिए, वो हज करने गए तो वहाँ काबे शरीफ की जो गिलाफ है उसको पकड़ करके यही दुआ किया था कि इनको एमयू में किसी तरह एडमिशन मिल जाए। अल्लाह की दुआ कबूल, अल्लाह ने दुआ कबूल किया और किस्मत में मेरे था कि मुझे एडमिशन मिल गया। इससे ज़्यादा मेरे पास और कोई मैं दुआ कर ही नहीं रहा था कि अल्लाह ताला मुझे बस वहाँ पर एक एज ए तालिब इल्म बना दे, बस एडमिशन मिल जाए। और बाकी चीज़ें तो अल्लाह ने तो मुझे वो दिया है जो मैं ज़िंदगी भर उसका सजदे में पड़े रह करके शुक्र अदा करता रहूँ तो शायद ही मिलना मुश्किल है। डॉक्टर साहब, ये एमयू के छात्र राजनीति में आने की मतलब प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, मैं वहाँ पर लाइब्रेरी में पढ़ता था। जी 2013-14 की बात है। तब तक के मैं 2006 से गया हुआ था अलीगढ़। सिर्फ मैं लाइब्रेरी में सुबह 8 बजे लाइब्रेरी खुलती है वहाँ, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, और रात 2 बजे बंद होती है। तो मैं नमाज़ पढ़ने या खाना खाने बाहर निकलता था। मैं ये सोचता था कि जो मैंने अब तक के पढ़ाई किया है बहराइच में, हमारा ज़िला है, टाटपट्टी के स्कूल से सफ़र किया और फिर उसके बाद इंटर तक के जो पढ़ाई किया, और उसके बाद जब एमयू में एडमिशन हुआ तो मुझे ये लगता था कि मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ वहाँ के लिए। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पैरेलल खड़े होने के लिए मुझे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद चूँकि मैं इंटर तक साइंस साइड से पढ़ के गया, बायो पढ़ करके गया, चाहता तो मैं तैयारी करता मेडिकल की करता, लेकिन
इतना ज़्यादा हमारे उसमें नहीं था कि मैं कंपटीशन की कोई भी तैयारी कर सकता था। ये हालात भी नहीं थे और ना मैं इतना उनके बराबर आ सकता था। तो वहाँ करीब 10 साल लाइब्रेरी में मैंने बहुत मेहनत किया। लाइब्रेरी में एक स्वीपर से लेकर के, एक स्टूडेंट पढ़ने से लेकर के, लाइब्रेरियन हो, एम्प्लॉई हो, टीचर हो, कोई भी हो, वो हमें बाय फेस और बाय नेम जानने लगा था। क्यों? क्योंकि वो जब एंट्री करते थे तो मेरा ही चेहरा नज़र आता था और मैं सबसे बहुत ही नॉर्मल तरीके से मिला करता था। मेरा पीसीएस का प्री क्वालिफाई हुआ। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो लॉ फैकल्टी से थे और बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थे। वो पीसीएस जे की तैयारी कर रहे थे, जुडिशरी में आ गए वो लोग। करीब 15-16 लोग जज बन गए हमारे साथ उठने बैठने वाले। फिर उन लोगों ने एक बात हमसे कही कि देखिए, हमारे इस वक्त स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन हो रहा है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन आप लड़िए। तो हमने कहा यार, मैं पॉलिटिक्स में कैसे आ सकता हूँ? मैं पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ और पॉलिटिक्स हमारे लिए जो है एकदम नया फेस होगा। उन्होंने कहा सब चीज़ें सीख जाओगे धीरे धीरे, और एमयू जैसी पॉलिटिक्स में अगर आप आओगे और प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ोगे, जीतोगे, तो एक नई चीज़ें जो है आप कर सकते हो पढ़े लिखे अंदाज में, जैसे तुम्हारा नेचर है। कोशिश किया और किस्मत में लिखा हुआ था। अल्लाह ने जो है बहुत सारे लोगों की दुआएं कबूल किया और मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता 2016। अभी 8 अक्टूबर 2016 को मैं हाल ही में हुआ, तो 9 साल हुआ स्टूडेंट पॉलिटिक्स से। तब से ये मेरा संघर्ष जारी भी है। मैं कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स को इसकी तरफ माइल करूँ। तो जो भी स्टूडेंट पढ़ाई करें, पहले इल्म हासिल करें, उसके अलावा तो वो तो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपका परिवार में जैसे बचपन में ऐसा कौन सा अनुभव रहा है जिसने आपको नेता बनाने के लिए मतलब सोचा? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हमारा परिवार बहुत ही नॉर्मल किस्म का है। कोई एक्टिविज़म भी नहीं था ऐसा। बस वो हमको बहुत ज़्यादा जो कहता नहीं कि वो हिंदी में कहता प्रेरित करने वाला, वो पढ़ाई को लेकर के ज़्यादा कंसर्न थे। माँ बाप जो ज़्यादातर कोशिश मेरे माँ बाप का था, अम्मी अब्बू का, कि पढ़ाई करो। तो इसलिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी का जो जो मेहनत किया। क्योंकि मेरी वालदा का मामला ये था कि 40 साल तक, करीब 35 से 40 साल तक के गांव में बच्चों को पकड़ करके एक मदरसे के टाइप में घर में ला करके उनको कुरान शरीफ, हदीसें, जनाजे की नमाजें कैसे होती है, नमाज कैसी होती है और जनाजा कैसे नहलाया जाता है, उसका तरीका खुद नहलाने जाती थी औरतों का। मतलब एक तौर तरीका सिखाया जाता था। तो उस इलाके में एक बड़ा जो है गांव में बहुत वो था कि 6-7 गांव के लोग आते थे उनको बुलाने के लिए, अगर कोई लेडीज़ का इंतकाल हो जाता था। तो वालदा जब बीमार हो गई तो अब बच्चे जाते हैं, कहाँ पर क्या हदीसें पढ़ी जाएंगी, कौन से मौके पर क्या चीज़ें होंगी, कौन सी दीनी बातें कहाँ पर होंगी, ये बच्चों को उन्होंने सिखाया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके जो काम करते, तो वो अपने बच्चों के लिए तो जाहिर सी बात है इतना जो एक्टिव रहती थी। बाप का जो हैसियत होती है, जो बाप ने पूरी कोशिश किया, खर्चा पानी और सब चीज़ होता है, सपोर्ट करना, फिजिकली सपोर्ट करना, मेंटली सपोर्ट करना, हर चीज़ में उन्होंने कभी किसी चीज़ को रोका टोका नहीं। छात्र राजनीति की जब बात आई, जब हम इलेक्शन लड़ना था एमयू में, तो हमने उनसे सवाल किया, फ़ोन किया कि ऐसा सा मौका है और सब लोग कह रहे हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ जाइए, तो आपकी क्या राय है? कहें हमको पैसा देना है, तुमको इलेक्शन लड़ना है, अगर लगता है तुम इलेक्शन लड़ सकते हो तो बिल्कुल लड़ो, क्योंकि वो ऐसी वाहिद यूनिवर्सिटी है, अगर तुम इलेक्शन हार भी जाओगे तब भी तुम पूरी दुनिया में जो एलिगेरियन है उनमें एक अपना नाम होगा। तो उनका ये हौसला मुझे बहुत ज़्यादा जो है आज तक के हिम्मत देता है। तो बस वही है एक हमारा सफ़र जो राजनीति में आने का। जब आप छात्र संघ के अध्यक्ष बने, उस पल को और आज के समय को कैसे मतलब तौलते हैं? देखिए, कोई चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ बदलाव नहीं किया। नॉर्मल जैसे मैं पहले था, जैसे मैं गांव में रहा करता था, फिर अलीगढ़ गया, ना मेरे नेचर में बदलाव हुआ, ना मेरे रहन सहन में कोई चीज़ ऐसा बदलाव हुआ। चीज़ें जो है ठीक, कोशिश ये कि और अपने अंदाज को, अपनी बातचीत को और नॉर्मल करना। जैसे एक प्रेसिडेंट है वहाँ का, एमयू का जो प्रेसिडेंट बनता है उसका एक बहुत ऑरा बनाया जाता है, प्रोटोकॉल होता है। दुनिया में एक बहुत बड़ा यूनियन हॉल अगर आप गिनेंगे तो अलीगढ़ का बहुत बड़ा हॉल है, यूनियन हॉल है अपने आप में। उसकी कुर्सी है, 40,000 पीछे आपके स्टूडेंट्स हैं, उसके अलावा जो आसपास के लोग हैं वो हैं, 200 से ज़्यादा एलुमनाई एसोसिएशन है पूरी दुनिया में, 200 देशों में है। वो उसमें आपका एक फेज़ बनता है और ता क़यामत तक के, जब तक कि आखिरी ईंट रहेगी तब तक कि वो नाम आपका लिखा जाएगा कि इस साल के यूनियन के प्रेसिडेंट ये थे। उसके बाद होता क्या कि अगर हमने इस चीज़ को जहन में लाया होता
कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, जो दरवाज़ा भी नहीं खोल सकता, जो अपने हाथ से गाड़ी नहीं चला सकता, और जो जा करके कहीं पर बाकायदा शेरवानी पहने हैं तो कहीं पर हम जो है जा करके मजदूरी भी नहीं कर सकते, ज़मीन में बैठ नहीं सकते, अनाप शनाप जगह खड़े नहीं हो सकते, कुछ गलत हरकतों में एक्टिविटी नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें इसकी प्रोटोकॉल। और अगर इसको हम एक नॉर्मल तरीके से हम इसको हर पूरी ज़िंदगी में हम ये शामिल करना चाहते हैं और दोस्तों को सिखाते भी हैं कि आप भी करिए, ये अच्छी चीज़ें भी हैं, फॉलो करिए, ये इस्लामिक चीज़ें भी हैं, जो आपकी ज़बान गंदी नहीं होनी चाहिए, किसी से बात करिए तो तमीज़ से बात करिए, तहज़ीब की बात करिए। एक जो सबसे बड़ा, चूँकि जो हम लोग इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो लखनऊ है। जी जी। सर सैयद ने यूनिवर्सिटी बनाई अलीगढ़ में जी। लेकिन उन्होंने कल्चर, बोली और तहज़ीब वो पूरी लखनऊ की उन्होंने वहाँ पर लेकर के आए। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ का कल्चर, यहाँ के तहज़ीब, तमद्दुन, बात करने का अंदाज़, आप जनाब, बड़े छोटे का लिहाज, ये सब जो है लखनऊ ने बहुत कुछ दिया है। तो ये है जो है अलीगढ़ का। और एमयू का जो पॉलिटिक्स का मामला है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि एकदम नॉर्मल ज़िंदगी होनी चाहिए। एमयू का छात्र संघ देश की राजनीति में एक अहम रोल निभाता है, और आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल दिखाता है। आज़म खान हमारे सीनियर रहे हैं, स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी रहे हैं, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर रहे हैं, और उसके अलावा परवेश राणा जो क्या नाम है, दिल्ली के जो डिप्टी सीएम हैं, उनके वालिद साहब हमारे यहाँ स्टूडेंट रहे हैं। वो चीफ मिनिस्टर भी रहे दिल्ली के, असम की चीफ मिनिस्टर रही हैं, वो हमारे यहाँ की स्टूडेंट रही हैं। ऐसे कई देशों के जो है हेड भी रहे हैं। उसी स्टूडेंट से निकले हुए जाकिर हुसैन भी हैं जो राष्ट्रपति तक के पहुँचे। हामिद अंसारी साहब भी हैं, वाइस चांसलर भी रहे और फिर इसके बाद वो बने। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो गिनाने लगूँ तो शायद हमारे यहाँ जो है 200 से ज़्यादा ऐसे लिस्ट हैं जो मेन हैं, पूरी दुनिया में आज भी हैं। अमेरिकन पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस इस वक्त अगर कोई कर रहा है वो अलिगेरियन है। तो ये आप समझ लीजिए कि कहाँ तक के मतलब ये इसका वो रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपके कार्यकाल में ऐसी कौन सी उपलब्धि रही जिस पर आज भी आप अपना गर्व महसूस करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ उपलब्धि क्या कहिए कि हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे तो कोशिश ये किया कि जो मौजूदा वक्त के मुद्दे हैं उनको उठाया जाए, देश के जो सियासत है उनकी निगाहों में लाया जाए, दुनिया को बताया जाए कि जुल्म और ज़्यादतियाँ क्या हो रही हैं, मुसलमानों को खास करके जो टारगेट किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा आइंदा के लिए। हमारे वक्त में एक हमारा भाई था छोटा, जो एमयू में एडमिशन लिया, फिर उसके बाद जेएनयू चला गया, नजीब, वो गायब हुआ। वही हमारे यूनियन शुरू हुई और उसी दौरान उसको गायब हो गया था। हमने कोशिश ये किया कि उसके लिए प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए। तो ऐतिहासिक प्रोटेस्ट कहिए, वो बहुत ही जो है हम लोगों पर वो मुकदमा भी लगा, रेल रोको आंदोलन किया गया, लाठी डंडा पड़े, सर फटा, पैर टूटा, हमारे दोस्तों का हाथ टूट गया, लड़कियों तक को सड़क पे घसीटा गया। मतलब बहुत हालात ऐसे थे कि बहुत लोग घायल हुए। वो प्रोटेस्ट हमारी स्टूडेंट पॉलिटिक्स का सबसे तारीखी एक प्रोटेस्ट कहिए वो रहा। और उसका कोशिश क्या थी कि उनकी वालदा जो थी, उनकी माँ थी, वो एक आयरन लेडी है, वो बहुत मजबूत है। वो आज तक के 2015 से लेकर के आज तक के वो दबाव से नहीं दबी और रोज़ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही है। सीबीआई ने अपना क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया, सीबीआई ने सारी चीज़ें कर दिया, फिर भी वो लड़ रही हैं, फिर भी वो अपील कर रही हैं, फिर भी वो सरकार के सामने झुकने को तैयार नहीं है, अपना केस वापस नहीं ले रही हैं। उनको देखते हुए हमारे अंदर हिम्मत हुई कि नहीं, हम इसके बारे में लड़ते रहेंगे। और हमने प्रोटेस्ट उसके अलावा बहुत सारे बदायूं में जा कर के किया, लखनऊ में आकर के किया, जीपीओ पे जा कर के किया, फिर उसके बाद दिल्ली में कई जगह प्रोटेस्ट किया, सीबीआई हेडक्वार्टर पे प्रोटेस्ट किया और जेएनयू में किया, जामिया के आसपास किया। सारी चीज़ जो उसको लेकर के आज तक के हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। उनकी वालदा से मुलाकात होती रहती है, बातचीत भी होती रहती है। तो ये कहिए कि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट हैं, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि ये हमारी तारीख का टर्निंग पॉइंट था, हमारी पॉलिटिक्स का, जो मैंने कोशिश करने की थोड़ी सी कोशिश किया कि इससे क्या होगा कि ये दुनिया की नज़र में वो मुद्दा आएगा कि नजीब एक स्टूडेंट है, पढ़ने वाला स्टूडेंट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से गायब हुआ जा रहा है, वो मिल नहीं रहा, कहाँ है कुछ पता नहीं। दुनिया की ऐसी एजेंसीज भारत में हैं जो सीबीआई जिसका नाम कहा जाता है कि वो समंदर में छुपी हुई सुई को भी ढूंढ लेती है वो एजेंसी, और वो एक इंसान को नहीं ढूंढ पा रही है जो एक स्टूडेंट है, जो कल का भविष्य है, उसको नहीं ढूंढ पाए। तो ये बहुत अफसोस की बात है। हाँ, 9 साल उसको भी हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये बताइए कि जो आजकल की युवा पीढ़ी है
कहीं ना कहीं ये पिछले करीब 10-11 साल से थोड़ा राजनीति से थोड़ा दूरी बनाने की कोशिश कर रही है, तो उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि दूरी तो खैर नहीं, लेकिन हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा है। जी। हमारे यहाँ जो छात्र राजनीति का मामला है, पहली बात तो अपने अंदर एक जो कोई भी स्टूडेंट्स है, पहले तो वो पढ़े, रिसर्च करे, दुनिया की पॉलिटिक्स पे नज़र रखे, भारत की पॉलिटिक्स पे नज़र रखे। जो छात्र नेता निकल करके पार्लियामेंट में पहुँचे, विधानसभाओं में पहुँचे, उनके बारे में पढ़े। बड़े बड़े हिस्टोरिकल लोग जो इस देश के बड़े बड़े नेता और ये रहे हैं, मिनिस्टर और गवर्नर तक के बने हैं, राष्ट्रपति तक बने, उनके बारे में पढ़ना चाहिए कि उनका क्या संघर्ष रहा है। देखिए, बिना इल्म के अगर आप पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर फायदा क्या है उस बात का कि आप पता चले विधानसभा में या किसी ऐवान में बैठेंगे तो बात ही नहीं कर पाएंगे, असल मुद्दों को उठा भी नहीं पाएंगे। लोगों को ये लगता है कि हम बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लें, प्राइवेट गनर ले लें और ले करके एक भौकाल सोशल मीडिया पर रील बनाएं और उसके बाद जाएं भौकाल बनाते हुए, फिर उसके बाद हम पॉलिटिक्स करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स में आप नेता तो बन जाएंगे लेकिन लीडर नहीं बन पाएंगे। और लीडर अगर आपको समाज का बनना है तो फिर आपको समाज के रूह तक के घुसना पड़ेगा। उसको रूह में क्या चीज जो है उनके दिक्कतें हैं सामना कर रही, उसको जरूरी है कि आप पहले उस पर बात करिए कि गांव में एक रिक्शा चलाने वाला एक जो मजदूर है उसकी असल ज़रूरत क्या है। अगर आप उस तक के नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर बैठ करके, बड़े बड़े ऑफिसर्स में बैठ करके फिर आप पॉलिटिक्स से नहीं कर सकते, फिर आप उनका लीडर बन ही नहीं सकते। छात्र संघ के आप नेता जब उस समय अध्यक्ष थे, वो आपने उस वक्त किन किन मुद्दों को ज़्यादातर लेकर के संघर्ष किया छात्रों के लिए, समाज के लिए? हाँ, जब मैं यूनियन का प्रेसिडेंट बना 2016 में, उसी के फौरन बाद नोटबंदी हो गई। अब एक पहली बार मेरे सर पे ऐसा चीज़ सवार की, पॉलिटिक्स में नया एंट्री, और फिर उसके बाद इतना बड़ा मुद्दा। एक बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट, चूँकि उसका सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अब मान लीजिए अगर वो लाइन लगाया है, पैसे का लेन देन चेंजेस हो रहा है, नोटबंदी हुई कि 500,000 के नोट बंद कर दिए गए। अब दिक्कतें क्या है कि कैसे उन लोगों को मिलेगा। मैं भी नया हूं, मैं प्रेसिडेंट बना हूं, बहैसियत प्रेसिडेंट के एक्टिविज्म में पहली बार आया हूं। हमारे सामने एकदम से ये जिम्मेदारी आ गई कि पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की क्या होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं है और उसी वक्त जो है वहाँ पर कश्मीर में पूरा कंप्लीट बैन था, इंटरनेट तक बंद था, मोबाइल फ़ोन्स बंद थे, वहाँ कुछ भी नहीं था। दिक्कतें क्या आ रही थी कि खाना कैसे वो लोग खाएंगे, या बहुत सारे लोग बच्चे हैं जिनका डाइनिंग हॉल की फ़ीस होती है, मेस की फ़ीस होती है, वो कैसे जमा करेंगे। लोगों के पास पैसा है तो वो कैसे बदलेंगे। तो बैंक वालों से बात करना, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना, इन लोगों से बात करना, फिर उनका पैसे एक्सचेंज कराना, लाइन लगाना, बुजुर्गों की कैसे लाइन लगाना अलग है, तो स्टूडेंट्स की कैसे लाइन लगाना अलग है, फिर एम्प्लॉइज़ की कैसे लाइन लगाना अलग है, कैसे जनरल पब्लिक की लाइन लगाई जाएगी, कहीं किसी में दिक्कतें ना आए तो। और वो लाइन अगर मान लीजिए सुबह 4 बजे से लगी है, कब शाम को 5 बजे उसका नंबर आ रहा है, उस बीच में वो पता चले बेहोश भी हो जा रहा है या खाना नहीं खा पा रहा, तो उसके लिए अपने स्टूडेंट्स लोगों से रिक्वेस्ट करके बाकायदा खाने पीने, चाय नाश्ते, पानी का इंतज़ाम उस लाइन में करवा रहे थे। एक तो ये सबसे बड़ा मुद्दा हुआ। फिर थोड़े दिन बीता नहीं था कि गोश्तबंदी का मामला आया। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने गोश्तबंदी कि जो स्लॉटर हाउस का रजिस्ट्रेशन होगा बस वही स्लॉटर हाउस ही गोश्त सप्लाई करेंगे। अब गोश्त बंद हो गया ये मैटर नहीं करता, मैटर ये कर रहा था कि सब्जी महंगी हो गई। अब 1000 से 1400 रुपए तक के डाइनिंग हॉल का जो एक मेस का पैसा होता है वो जमा करते करते स्टूडेंट्स को अचानक से ये कहे 2500 जमा करना है। अब उसके घर से 1500 रुपया आता है, वो कहाँ से ला करके देगा। दिक्कत यहाँ से शुरू हुई। फिर स्लॉटर हाउस, बड़े बड़े स्लॉटर हाउस से उनसे कांटेक्ट किया गया कि स्टूडेंट्स के नाम पे कम पैसे में गोश्त दिया जाए और उसको उस सफाई के साथ काटा जाए, उसमें कोई कमियां नहीं आनी चाहिए, उसको कोई मतलब गोश्त ख़राब नहीं होना चाहिए, वो पहुंचाया जाए। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ मुसलमान ही खाता है, बहुत सारे हिंदू नॉन मुस्लिम भी हमारे स्टूडेंट्स जो है खाते हैं। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ एमयू में एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि जैसे हिंदू जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग खाना बनेगा, मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग खाना, डाइनिंग एक ही होगी। और डाइनिंग हॉल में खाएंगे तो उनके लिए अलग से वेजिटेरियन आएगा,
मुसलमानों के लिए अलग नॉन वेजिटेरियन आएगा। अगर उसमें भी अगर उनको कोई दिक्कत है तो उनके कमरों पे भिजवा दिया जाएगा। इस तरह का वहाँ ऑप्शन रखा जाता है कि अगर वो साथ में बैठ करके नहीं खा पा रहे हैं तो फिर उनके लिए अलग से स्पेशल वो होता है जो है खाने का इंतजाम किया जाता है। ये बताइए कि जब आप छात्र संघ के अध्यक्ष थे एएमयू में, तो बतौर अध्यक्ष आदमी कॉलेज से तो जुड़ा ही होता है, लेकिन वो साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी मुब्तला हो जाता है। उस वक्त आपको किन किन चीज़ों से मतलब दिक्कतें हुई, परेशानियां हुई? देखिए, दिक्कतें नहीं, सीखने को मिलता है। जब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आ गया, एक नॉर्मल स्टूडेंट से, कंपटीशन लेवल का स्टूडेंट से एकदम से सीधे एक्टिविज्म में आ जाए और पॉलिटिक्स में आ जाए, तो मेरे पास चैलेंजेस नहीं था, बल्कि मुझे फिर मज़ा आने लगा, चीज़ें सीखने का जो मज़ा आने लगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सच्चाई बोलने की कीमत जो चुकानी पड़ती है। नहीं, वो तो मुकदमे लगे, बहुत सारे प्रोटेस्ट ऐसा हुआ। मुस्लिम यूनिवर्सिटी देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अब आप सोचिए, एक मुकदमा 2016 में मेरे ऊपर ये बात का लगा कि आपने धारा 144 तोड़ी तो अलग है, लेकिन हमने उस प्रोटेस्ट में एक बात रखी कि एक लिंचिंग हुई थी राजस्थान में अफराजुल की। उस लिंचिंग के लिए प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे थे कि उसको मारने वाले को बाकायदा बजरंग दल, आरएसएस और भाजपा के लोग उसको सपोर्ट करने लगे जिसने मारा था, और उसको अप्रिशिएट कर रहे थे कि सही किया, मारा है, फलाना ढिमकाना, ऐसे करके। हमने प्रोटेस्ट किया, हमने कहा कि देखिए, गाय के नाम पे जिसकी लिंचिंग हुई है, तो राष्ट्रपति जी को वो बाकायदा वो लेटर लिखा गया था, मेमोरेंडम जो हम लोगों ने दिया था, उसमें ये लिखा था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए, राष्ट्रीय माता का दर्जा देना चाहिए, और जितने भी कट्टी घर हैं उसमें कहीं पर भी गाय को बिल्कुल काटने से बंद कर देना चाहिए। जिन स्टेट्स में खाई जाती है, चाहे वो गोवा हो, चाहे बंगाल हो, चाहे केरल हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे साउथ हो, ये स्टेट से बिल्कुल कंप्लीटली बैन होना चाहिए, और इस गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करके इनका दर्जा मिलना चाहिए। अब ये तो हुआ, उसका रिप्लाई बाकायदा राष्ट्रपति ऑफिस से मेरे पास आया भी, उस पहला ऐसा मेमोरेंडम था जिसका आया, उस पर भी मेरे ऊपर मुकदमा लगा, ये डिमांड करने पे मेरे ऊपर मुकदमा लगा। तो अब होता नहीं है कि आप अच्छी बात भी करेंगे तो मुकदमा आपके ऊपर लगेगा, जाहिर सी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और आपसे है कि शिक्षा और समाज के न्याय को लेकर के आप क्या मतलब आपके क्या विचार हैं? देखिए, अगर आप शिक्षित है अलग बात है, आपके पास डिग्री है अलग बात है, लेकिन अगर आप जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप समाज के अंदर इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हम फैसले कर देते हैं, सही गलत नहीं देखते हैं, फैसले कर दिए, लेकिन अगर इंसाफ नहीं किया तो ये हमारी उस एजुकेशन की उस जो है ताकत को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। वो फिर कहते नहीं कि तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। तालीम आप हासिल कर लिया, डिग्री हम पीएचडी कर ले, लेकिन हम उस पीएचडी डिग्री के बुनियाद पर हम किसी पे इंसाफ नहीं कर पाए तो ये उस शिक्षा का जो है मान्य नहीं है। अगर हम इस कुर्सी पर बैठे हैं, इस कुर्सी का फर्ज अदा नहीं कर पाए तो फिर ये हमारे अंदर कमी है, इस कुर्सी की कमी नहीं है। तो ये एजुकेशन का यही है कि इंसाफ कीजिए इस समाज में। देखिए, इस्लाम का एक बहुत सारा जो सारी बातों में एक जो सबसे अहम बात है, इस्लाम को कहा गया, इस्लाम का मतलब पीस नहीं है, इस्लाम ही का मतलब ही इंसाफ है। अगर इंसाफ नहीं कर पाए आप इंसानों के बीच में, इंसाफ नहीं कर पाए तो फिर आप इस्लाम नहीं फॉलो कर रहे हैं। इंसाफ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए इंसाफ कीजिए कि आपका मुसलमान है तो उसके साथ जस्टिस, उसको जो है फैसले करिए। इस्लाम का मतलब भी यही कहा गया है कि आप फैसले इंसाफ कीजिए, चाहे वो अपने सगे भाई के खिलाफ हो, माँ बाप के खिलाफ हो, चाहे ऐसी तारीखों में बहुत सारे ऐसे हुए हैं कि इंसाफ हुआ है और बादशाह ने अपने बेटे को कत्ल करने का हुक्म दिया है, फांसी का और जेल भेजने का हुक्म दिया है। क्यों? क्योंकि वो गलत है। यही असल इस्लाम है, यही असल शिक्षा का मामला जो कहा जाता है। आज के समय में एएमयू की जो छवि है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं वहाँ से शुरू करूँगा जब ये मदरसतुल उलूम की बुनियाद पड़ी 1875 में। सर सैयद ने उस दौर में बनाया जब अंग्रेज़ों का दौर था, इससे भी बुरा हालात थे इस देश में। उन्होंने कहा नहीं, मुसलमानों के लिए ख़ास करके एजुकेशन की तरफ अगर माइल नहीं करेंगे तो ये बहुत जो है बुरे हालात में पहुँच जाएगी ये कौम, कम्युनिटी। फिर उसके बाद धीरे धीरे 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी उन्होंने, उसी को बढ़ा दिया। फिर वो करते 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 1920 में जा करके वो जो है यूनिवर्सिटी बनी जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 से और 2025 तक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें जो भी आया पावर में आया उसको नुकसान
कोशिश करने की किया गया। लेकिन चूंकि देखिए इल्म एक ऐसी चीज़ है, इल्म अगर आप हासिल कर लेंगे तो आपके साथ चाहे जितनी जुल्म किया जाए, चाहे ज़्यादतियाँ किया जाए, वो कहीं ना कहीं से आप जो है उभर करके निकल के आएंगे, बाहर निकल आएंगे। हर तरीके से कोशिश किया गया, बजट काटा गया, इसके साथ बहुत मीडिया में ट्रायल चला, निगेटिविटी चली, लेकिन लोगों ने कैसे जवाब दिया? डिग्री पढ़ी, कंपटीशन लेवल में आए। आज इन्हीं के जो ऑर्गेनाइजेशन है, NIRF के है या और बाकी एजेंसीज हैं जो देती है, तो दूसरा, तीसरा, पाँचवा, 10वां, अंडर 10 उसका नंबर ज़रूर रहता है पूरे भारत में यूनिवर्सिटी का। तो यही है कि AMU को चाहे जितना वो टारगेट करे या कुछ भी करे, लेकिन वो अपना जो जवाब है वो इनका अपना पढ़ाई से, अपने रिसर्च से देती है पूरी दुनिया को। मुसलमानों की लीडरशिप को लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुसलमानों को राजनीति बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन हाँ, हज़रत उमर जैसा अपने अंदर ईमान लाए और उनकी तरह जो है राजनीति में करना चाहिए। मेरा ये मानना है, आप दिखावा मत कीजिए, आप भौकाल मत करिए, आप अच्छी से एजुकेशन लीजिए पहले, उसके बाद पॉलिटिक्स में ज़रूर आइए। पॉलिटिक्स एक ऐसा जो है रास्ता है जो पूरे समाज को इफेक्ट करता है। आप अगर गलत करेंगे तो पूरा समाज गलत हो जाएगा। आप रास्ता दिखाने वाले लोग हैं, तो आप पहले सही रास्ते पे अगर आप हैं तो समाज भी सही रास्ते। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाइए, आप अच्छे कॉलेजेस बनाइए, आप अस्पताल बनाइए और उसके अंदर जो ज़रूरी बुनियादें हैं वो बनाइए। समाज में जो लोगों को जो चीज़ की सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत को पूरा करिए। अगर आप कर सकते हैं, चूँकि आपके कलम से हो जाएगा, तो बिल्कुल करिए आप। लेकिन ये कि नफरत न फैलाइए, एक दूसरे लोगों से तोड़ने की कोशिश ना कीजिए, मोहब्बत पैदा करिए। आप अपने पड़ोसी और अपने रिश्तेदारों, अपने ख़ानदान वालों को, मोहल्ले गांव वालों को, शहर वालों को बिल्कुल एकदम जैसे लगे कि खून का रिश्ता है, हमारे बहुत अजीज़ हैं, उनके साथ अपना रिश्ता बना के रखिए। इससे क्या है, अगर आपका गांव, आपका शहर, आपका समाज तरक्की करेगा तो मुल्क अपने आप से तरक्की करेगा। कुछ सवाल और हैं आपके साथ में, हम पूछना चाहते हैं कि राजनीति से इतर डॉक्टर फैजुल हसन साहब को लोग कैसे इंसान के रूप में जाने? देखिए, मैं 2018 में केरल गया बाढ़ में। 10 दिन हम लोग नाव पे सोए और वहाँ पर हमने 10 दिन तक के केरल में जो बाढ़ से मुतासिर लोग थे उनको सामान बांटा गया। सामाजिक काम में मुझे बहुत आप एक NGO भी चलाते हैं? NGO हमारे दोस्तों की है, मैं उनके साथ अटैच होता हूँ। मुझे चूँकि सोशल वर्क करना बड़ा अच्छा लगता है, मदद करना। उसके बाद हम बीच बीच में, जैसा कि बिहार में बाढ़ आई, जैसे राजस्थान और उत्तराखंड में बाढ़ आई, ये सब हम लोगों ने काम किया था। फिर अभी जब पंजाब का बाढ़ आई तो हम दिल्ली में थे, तो मैंने सारा चीज़ अपना जो काम कर रहे थे वो सब बिल्कुल वाइंड अप किया जल्दी जल्दी, और फिर हम लोग वहाँ पहुँचे। मैंने खुद वहाँ पर 550 के करीब गाँव का रिसर्च किया, सर्वे किया, 6 से 7-8 ज़िलों को सर्वे किया, जा कर के विजिट। फिर वहाँ क्या चीज़ ज़रूरत हो सकती थी वो उसको पूरा किया। मैं चला आया, लेकिन एक रिदम बना दिया, और उस रिसर्च की बुनियाद का असर ये हुआ कि हमारे जितने अपने कॉन्टेक्ट थे, मतलब हमारी एक टीम अभी परसों वो 50 लाख रुपया लोगों तक पहुंचा करके आई है, बांट करके आई है, डोर टू डोर। सामान की क्या जरूरत है वो सामान, अगर खाने की जरूरत है तो खाना, अगर कपड़े की जरूरत है तो कपड़ा। जो पंजाब के बाढ़ में भी मैं वहाँ खुद रह करके वो रिसर्च करके तब आया था। और रिसर्च में मुझे जो चीज़ें समझ में आई कि ये 6 महीने तक के काम किया जाएगा तब पूरा होगा, क्योंकि वहाँ खेती खत्म हो गई, वहाँ के लोगों के घर खत्म हो गए, बिजनेस खत्म हो गया, जो नौकरी थी वो खत्म हो गया, जो मजदूरी थी वो खत्म हो गई। तो अब उसको कैसे करा जाएगा? तो हम सिर्फ 15-20 दिन का, 1 महीने का राशन दे करके उनका पूरा नहीं कर सकते, कुछ पैसे की जरूरत है। आज भी हमारे कुछ दोस्त जा रहे हैं, वो उसी रिसर्च का हिस्सा है। तो सोशल वर्क करिए, अच्छी बात है। ब्लड डोनेशन कैंप लगवाए, बहुत सारी जगह हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो खैर मिल जाता है, फौरन मिल जाता है। और एक ऐसी अंदर से फीलिंग आती है कि मान लीजिए अगर आप करवा ही रहें, फिर हमें अभी अपना ब्लड देना है। इंसानियत का सबसे बड़ा अगर काम है तो अपना खून निकल करके किसी के लिए दे। जी, हम तो मतलब आप देखते रहते हैं, आपको पिछले करीब 8-10 साल से आप लगातार सोशल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। आने वाले समय में आप सक्रिय राजनीति में कदम रखेंगे क्या? देखिए, बिल्कुल, हमारा तो एम ही पॉलिटिक्स में आने का मतलब है कि हम करेंगे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि देखिए जो मेरे पास है या मिला, मैं प्रेसिडेंट बना यूनियन का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी जगह पर एडमिशन मिला जो हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे। फिर उससे बड़ा ख्वाब मेरा ये कि मैं जिसके बारे में इमेजिन नहीं कर सकता था, अपने ख्वाबों में भी नहीं देख सकता था, उस पोस्ट का मैं जो है बैठा और इलेक्शन जीता।
तो ये मेरा मकसद भी है, मेरा एम भी है और मैं कोशिश भी करूँगा, क्योंकि ये समाज पर मेरा फ़र्ज़ है। जी अल्लाह चाहता तो मुझे भिखारी बना सकता था, मेरा एक नस अगर थोड़ी सी खाली टेढ़ी कर देता तो मैं नंगो घूमता सड़कों पर, कपड़े बिना पहने टहलता, पागलों वाली हरकतें करता। लेकिन अल्लाह ने अगर कुछ दिया है, मेरे हाथ में कुछ दिया है, हमारे जहन में कुछ दिया है, तो मैं इस फ़र्ज़ को अदा करूँगा, कोशिश करूँगा समाज एक को। सवाल मैं पूछना चाहता हूँ खास तौर पे कि जब आप अलीगढ़ के छात्र संघ के जब अध्यक्ष बने, उस समय पार्टी के कुछ पार्टियों के लोगों ने मतलब आपको फोन किया था पार्टी ज्वाइन करने के लिए, उस पे आप क्या मतलब देखिए, विचार रखते पार्टी अपने? होता क्या है कि जब आपके किसी से विचार मिलते हो जी तो पार्टी पॉलिटिक्स करने में बड़ा मजा आता है, जी। और अगर विचार नहीं मिलते हैं तो थोड़ा सा उसमें डर भी रहता किसके है। फोन आए थे? बहुत सारे लोगों का फोन आया। जैसे मैं जब यूनियन में था जी तो पहले तो उस वक्त अखिलेश यादव जी की सरकार थी, सपा की सरकार थी, जी तो उनके तो लोग उनमें बहुत सारे ऐसे थे जो हमारे सीनियर थे, जो मिनिस्टर थे, आजम खान थे, जी जी नफीस भाई थे, और बहुत सारे लोग थे जो एमयू से निकले हुए उसमें नेता थे। जी। वो लोग भी बाकायदा डायरेक्ट फ़ोन करते थे। फिर चूंकि बसपा में फ़ोन आए ऊपर से, चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हो, उनसे भी बात हुई हमारी, बहन जी से भी बात हुई हमारी, हमारे अपने यूनियन के सेक्रेटरी को बाकायदा मुलाकात भी हुई जा करके उनकी। उन्होंने भी कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम करने की कोशिश करेंगे। हमारी सब डिमांड यही होती थी कि देखिए, हम अभी तो प्रेसिडेंट हैं, हमें अभी कुछ नहीं चाहिए। हमारी अगर मान लीजिए आपकी सरकार बनती है तो हमारी यूनिवर्सिटी को आप क्या दे सकते हैं, हमारी बस वो शर्त होती थी। तो वो उस शर्तों पे जो भी बात होती थी तो उससे अलग कोई चीज़ कभी नहीं हुआ। उसके बाद भी बहुत सारी बार हुई। कई बार ऐसा हुआ कि जैसे राहुल गांधी जी से 2 बार हमारी मीटिंग तय हुई। जी बहुत गुलाम नबी आज़ाद साहब लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उन्होंने बहुत कोशिश किया। दीपेंद्र हुड्डा साहब लगातार करते रहे। बहुत सारे और लीडर थे कांग्रेस के जो मुझे अप्रोच किया। लेकिन हमारा ये मामला ये था कि मैं किसी को कुछ मना नहीं करने, क्योंकि मुझे उस तरह की सियासत नहीं आती थी। मैं सीखता था, एक स्टूडेंट की तरह था, बिल्कुल स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, तो जज्बाती आदमी था, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी आदमी था। तो मैं किसी की अच्छी बातें जो है मैं उसको डिनाई कभी नहीं करता। तो मैंने उनसे भी यही बोला, मैंने कहा वो शख्स बहुत अच्छे हैं, अगर वो कह भी देंगे तो हम मना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे जो है माजरत अभी के मुझे सोचने का वक्त दिया जाए। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में मैं एंटर करूँ। तो देखता हूँ जो भी हम लोग भी चाहते हैं कि वक्त आप मतलब के एक किस सक्रिय करवट राजनीति में आए वक्त- और समाज के लिए जिस तरीके से आप पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं उस कारवां को और आगे बढ़ाएं। मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं है, जी मुझे बहुत सब्र है बहुत सारी चीज़ों का। जी मैं चाहता हूँ कि मुझे लोगों तक पहले मैं पहुँचूँ, जी। बात रखूँ। पॉलिटिक्स तो करना है ही है, एम है, जी, मैं जी। कभी भी कर लूँगा। अगर ज़िंदगी रही, अगर अल्लाह ने उम्र दी तो इंशाल्लाह बिल्कुल किया जाएगा, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स किया जाएगा। ऐसा कौन सा वो लम्हा रहा या वो घटना कौन सी रही जो आपके जिंदगी के टर्निंग पॉइंट की तरह मतलब उसको माना जाए? जैसे यहाँ पढ़ते थे कैसरगंज बहराइच में पढ़ते थे, जी अचानक से एडमिशन होता है, जी लिस्ट क्लियर हो जाती है, हमारा नाम आ जाता है। जी बस वहाँ से मुझे ये लगता है कि अब चीज़ ज़िंदगी की बदलाव आ जाएंगे। बहुत सारे एमयू जाते हैं तो वहाँ बच्चे रोते हैं, देखा है मैंने, कि हम इसमें ढल नहीं पाएंगे, माँ बाप से अलग होंगे। मुझे मज़ा आता था कि अब तो मैं आज़ादी से और अच्छे से मैं पढ़ाई की कोशिश करूँगा, कोई गलत संगत में नहीं रहा। उसका असर यही हुआ कि 10 साल बाद मैं प्रेसिडेंट बना। 2006 के बाद से मैं 2016 में सीधे प्रेसिडेंट बना वहाँ इलेक्शन। कई बार ऐसा होता था कि मुझे ये लगता ही नहीं था कि जो है, जैसे अब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ, अचानक से मुझे दोस्त बुलाते हैं, मीटिंग बुलाते हैं कि आपको यूनियन का इलेक्शन लड़ना है। तो एक मेरे लिए बहुत शॉक्ड था कि यार ये कैसे हो सकता है। और फिर वो शौक, ठीक है पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, हमको ये भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इलेक्शन भी जीत जाऊँगा। इलेक्शन जीता, तब जब एंट्री हुई तो हमने कहा कि अब ये फैसला हमारा ज़िंदगी का जो दूसरी तरफ ले जा रहा है, तो हम इसको आगे ही बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। आज के जो युवा नेता हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं फिर वही कहूँगा, पहले तो आप अपने आप को एजुकेशन से जोड़िए। जी अगर मान लीजिए आप पॉलिटिक्स कर भी रहे हैं तो जब भी आप कभी बात करें, कहीं पर बोलें, कहीं पर जाएं, तो उसके लिए एक अच्छा सा रिसर्च होना चाहिए। नहीं आप खुद पढ़ सकते तो किसी अच्छे आदमी के पास जाकर के 1 घंटा 2 घंटा बैठ लीजिए। जैसे बहुत सारी 1000 किताब पढ़ने से अच्छा किसी इंटेलेक्चुअल के साथ 2 घंटा बैठ लीजिए, तो वो सारी किताब का निचोड़ आपको 1 घंटे में 2 घंटे में वो बता देगा। तो वहाँ बैठिए। अगर वहाँ उतना भी टाइम नहीं है तो आपके पास मोबाइल है, आप अमेरिका में बैठे हुए आदमी से 1 मिनट में बात कर लीजिए, पूछ लीजिए कि हम यहाँ पर जा रहे हैं, इस मुद्दे पर बात करना है, हम जो है क्या जवाब देंगे वहाँ जा कर के इन सवालों का, तो वो आपको बता देगा कैसे तरीके हैं।
अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, अगर आपको दोबारा अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का अगर अध्यक्ष बनाया जाए तो आप इस समय मतलब क्या चीज़ बदलना चाहेंगे वहाँ के लिए? देखिए, वहाँ एक चीज़ और भी होता है, जी। लिंगदो कमेटी का रिकमेंडेशन हुआ, आर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का। जी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि लिंगदो कमेटी में एक सबसे अहम चीज़ जो उन्होंने रूल रखा कि किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ने के लिए खास करके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, इनकी एक शर्तें हैं। एक तो वो एज ग्रुप बनाया, लिमिट बनाई, उसके अलावा ये बताया कि आप इलेक्शन एक ही बार लड़ सकते हैं, हारें या जीते मैटर नहीं करता है, आप सिर्फ एक ही बार ज़िंदगी में लड़ सकते हैं। तो वो मैं पहली बार लड़ा और जीत गया। अब हमारे पास वो ऑप्शन ही नहीं है कि अगर मैं दोबारा से मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ पाऊंगा वहाँ। एक सवाल और आपके साथ में पूछना चाहता हूँ कि हाल ही में आप अपने गृह जनपद बहराइच में एक आयला मोहम्मद को लेकर के एक प्रोटेस्ट किए थे, जिसको लेकर के आपके ऊपर मुकदमा लिखा गया, हजारों की संख्या में लोग आपके साथ थे उस प्रदर्शन में। देखिए, मैं एज अ गेस्ट था, गेस्ट स्पीकर के हैसियत से बुलाया गया था, जैसे और बाकी मेहमान बुलाए गए थे। जी। तो वहाँ चूँकि मैं अलीगढ़ में प्रोटेस्ट किया, लखनऊ में किया है, बदायूं में किया है, दिल्ली में किया है, तो एक एक्सपीरियंस रहा है प्रोटेस्ट कैसा किया जाता है, उसके कौन से तौर तरीके हैं। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने गाड़ी किनारे लगा करके उनको बताया कि कैसे आपको चलना है, कि मतलब मेन हाईवे है, ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे की जो एक सफ़ेद पट्टी होती है उसके अंदर पैदल एरिया होता है पैदल चलने वालों का। तो आप पैदल चल रहे हैं तो ऐसे चलिए, आपको किसी का रास्ता नहीं रोकना है, किसी ऐसे नारे नहीं लगाने हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, कोई ऐसी बातें नहीं करनी है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, कोई ऐसा तरीका नहीं करना चाहिए जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। कोई अगर आपको रोकता है, टोकता है, तो आप उससे बहुत महज़्ज़ब तरीके से बात करेंगे, इंक्लूडिंग अगर कोई पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी भी आपको रोकने की कोशिश करता तो उससे बस यही प्यार से बात करना कि आप मेमोरेंडम देने जा रहे हैं जो डीएम साहब के नाम है, कोई अधिकारी रिसीव करेगा और हम चले जाएंगे घर। आप चूंकि हुजूर की शान के लिए जा रहे हैं तो हुजूर की बताए हुए हर वो एक्ट को करना है, वरना अगर जरा भी गलत हुआ तो हुजूर की शान में गुस्ताखी होगी, और वो हमारी जिंदगी और हमारी इज्जत और आबरू से कहीं बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो प्रोटेस्ट हुआ, हमने तकरीर किया, मेमोरेंडम दिया, 5-7 मिनट में चले गए। बाद में दूसरे दिन मुझे पता चला कि मुकदमा लिख गया, आए हाई कोर्ट से स्टे लिया। मुझे इस बात का गम नहीं है, इस बात का, लेकिन शायद उनको समझने में, एडमिनिस्ट्रेशन को समझने में कोई गलती हुई जो मेरे नाम से FIR किया। लेकिन कोई नहीं, हुजूर की शान का मामला था तो हुजूर की शान के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं। ये एक तरीका का एक समझ लीजिए सबूत है कि हो सकता है कि हम मोहब्बत ना बता पा रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमें बताने का मौका दे दिया कि ये है हमारे अपनी सरकार के लिए कि ये आपसे और मोहब्बत कैसे की जा सकती थी, ये उसका सर्टिफिकेट है। शायद हो सकता है मैं बता सकूं ये बात। तो ये थे डॉक्टर फैजुल हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। और हम सबकी दुआ है कि आप आगे आइए, हम लोग समाज के कायद बन करके समाज की बेहतरी के लिए आप जिस तरीके से पिछले कई साल से काम कर रहे हैं करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।